गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आपके चैप्टर थर्ड एटम एंड मॉलिक्यूल। देखो ये जो चैप्टर है आपके 9th क्लास के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। यह चैप्टर 10th क्लास का जो केमिस्ट्री पोर्शन है उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इस चैप्टर में फॉर्मूलेज पढ़ेंगे, कैसे फॉर्मूले बनते हैं, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वो आगे जाके आपको 10th क्लास में बहुत काम आएंगे। और 10th नहीं है 11th क्लास का भी ये बेसिक चैप्टर, 11th क्लास में भी यही चैप्टर आपको एटम एंड मॉलिक्यूल के नाम से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेगा। तो आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझना। इसमें मैं उन चीज़ों को अच्छी तरीके से बताऊंगा जिनमें फॉर्मूले हैं। कई चीज़ें ऐसी है जो 4th चैप्टर से रिलेटेड हैं, तो अभी आपको हो सकता है इस वीडियो में समझ में नहीं आए, लेकिन जैसे अपन 4th चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो ये दोनों चैप्टर पूरी केमिस्ट्री का बेस बनाएंगे और आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। तो हम बात करते हैं एटम और मॉलिक्यूल की। तो देखो सबसे पहले एटम के बारे में अपने प्राचीन भारतीय महर्षि थे कणाद, उन्होंने सबसे पहले कहा कि अगर कोई पदार्थ है, उन्होंने मेटर को पदार्थ कहा था, अगर किसी पदार्थ को अपन तोड़ते जाए, मतलब किसी मेटर को तोड़ते जाए, तो एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि छोटे से छोटा कण बचता है। उस छोटे से छोटे कण को उन्होंने परमाणु कहा। क्या कहा? परमाणु कहा। और इसी परमाणु को जाके इंग्लिश में आगे क्या कहा जाने लगा? एटम। तो महर्षि कणाद ने इसको परमाणु कहा। फिर कुछ ग्रीक फिलोसोफर आए, है ना, जैसे डेमोक्रिटिक, ल्यूसिफस, है ना, तो उन्होंने भी यही कहा कि किसी मैटर को तोड़ते जाते हैं तो फाइनली वो कंडीशन आ जाती है जब वो और अधिक नहीं टूटता है, और उसको हम कहते हैं एटम। ठीक है। जिस प्रकार लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल्स से मिलकर बनी होती है, मकान जो बिल्डिंग्स होती है वो ईंटों से मिलकर बनी होती है, उसी प्रकार सभी नॉन लिविंग थिंग्स भी कि जो स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है, हो सकता है उनके अंदर मॉलिक्यूल भी हो, लेकिन मॉलिक्यूल का भी स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल कौन है? एटम है। मिक्सर का भी स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल कौन है? एटम है। एलिमेंट का भी कौन है? एटम है। मतलब जितने भी जो मैटर के टाइप अपन ने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में पढ़े, उनका सबका फंडामेंटल पार्टिकल कौन है? एटम है। तो स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स। ठीक है। ये क्या होता है? फंडामेंटल पार्टिकल कंपाउंड्स का। कंपाउंड जैसे NaCl कंपाउंड है तो उसका स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल कौन है? मॉलिक्यूल है। इंडिविजुअल, एटम को आप और अधिक नहीं तोड़ सकते। एटम को, लेकिन डाल्टन कुछ बताएगा इसमें आगे, एटम को अपन और अधिक नहीं तोड़ सकते, जबकि मॉलिक्यूल को हम एटम्स के अंदर तोड़ सकते हैं। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर 3 एटम हो जाएंगे, ट्राई एटॉमिक है, 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन का। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, ये भी ट्राई एटॉमिक है, 1 एटम कार्बन का और 2 एटम ऑक्सीजन के। इसको ये इंडिविजुअल कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। अगर आगे अपन पढ़ेंगे कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं होते। वो या तो वो इलेक्ट्रॉन का शेयर करेंगे या इलेक्ट्रॉन को डोनेट और गेन करेंगे। शेयर करेंगे तो वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट और गेन करने से वो आयन बनाएंगे। और जब आयन किसी कंपाउंड को बनाने में भाग लेते हैं तो उन्हें हम आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो यहाँ पे अपन कंपाउंड्स भी पढ़ेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड्स और आयोनिक कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स तब बनते हैं जब एटम इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, वो अपने 4th चैप्टर के अंदर आएगा। और आयोनिक कंपाउंड्स तब होते हैं जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट और गेन करते हैं। तो ये आपका बेसिक है एटम और मॉलिक्यूल के बारे में। इसके बाद 2 साइंटिस्ट आते हैं। एक साइंटिस्ट है लेवोजियर, ध्यान रखना, एक साइंटिस्ट है लेवोजियर जिन्होंने ऑक्सीजन के बारे में बताया था, ऑक्सीजन के बारे में डिस्कवरी की थी, ऑक्सीजन के बारे में बताया था कि ये लाइफ सेविंग गैस है। इसीलिए लेवोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है। और दूसरे साइंटिस्ट थे प्रोस्ट, उन्होंने 2 लॉ दिए, उन लॉज को बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, आपको केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है। इसके अंदर जो पहला लॉ था वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इस लॉ को देखो, मास क्या होता है? मैंने कहा था कि जो एक्चुअल क्वांटिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की, जैसे ये मार्कर है तो इस मार्कर का एक्चुअल जो क्वांटिटी इसके अंदर कितनी मात्रा है वो होता है मास। जैसे अपनी बॉडी, तो अपनी बॉडी का भी होता है मास। ठीक है।
एक अपन वेट और मास, ये अपने जब फिजिक्स पोर्शन पढ़ेंगे तब अपना अलग अलग पढ़ाएंगे। अपना मास सेम होता है और अपना वेट होता है ग्रेविटी के अकॉर्डिंग। जैसे अपना अर्थ पे वेट अलग है, मून पे अलग है, मार्स पे अपना वेट अलग है, लेकिन अपने को अगर अर्थ पे रखो, चाहे मार्स पे ले जाओ, चाहे मून पे ले जाओ, अपना मास सेम रहेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखो क्या कहता है, इसको समझने से पहले इसे देखो कि एक बंद बर्तन है, बंद कंटेनर है, उसके अंदर मान लो जैसे अपन चाय बना रहे हैं तो चाय पत्ती, शक्कर, दूध, वाटर, जो भी चीज डाल दी, पहले उनका अलग अलग वेट कर लो सबका। अब चाय बनने के बाद उसको देखोगे तो उसका वेट उतना ही रहेगा। कब? जब कंटेनर क्या होगा, क्लोज्ड कंडीशन में होगा, ओपन कंडीशन में होगा, उसका ढक्कन जो कवर है वो लगा हुआ रहेगा। मतलब जो अपन चाय बनाते हैं तो जो चाय पत्ती, दूध वगैरह जो ये डालते हैं इनको बोलते हैं रिएक्टेंट, इनको बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो चाय बन जाती है वो होते हैं प्रोडक्ट। तो जब अपन ने केमिकल चेंज पढ़ा था तो रिएक्टेंट को अपन ने किस साइड में लिखा था, रिएक्टेंट को लिखा था LHS, लेफ्ट हैंड साइड में एरो के निशान के, और प्रोडक्ट्स को किस में लिखा था अपन ने, RHS, राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में। रिएक्टेंट को अपन ने लिखा था लेफ्ट हैंड साइड में, प्रोडक्ट को लिखा था RHS। रिएक्टेंट को अपन रॉ मटेरियल भी बोलते हैं, रॉ मटेरियल भी बोलते हैं। और प्रोडक्ट्स दो प्रकार के होते हैं, जो मेन, एक तो मेन प्रोडक्ट और एक बाई प्रोडक्ट। जो अपने को ज्यादा मात्रा में बन रहा है या जिसकी डिजाइन अपन ने की थी वो मेन प्रोडक्ट, बाकी दूसरा बाई प्रोडक्ट। जैसे आपको कहे कि वाटर आपको बनाना है तो कौन सी दो गैसें चाहिए आपको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो रॉ मटेरियल क्या हुए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आपका क्या बन गया, वाटर। अब हाइड्रोजन का मास आपको पता हो, जैसे आपको ऑनलाइन क्लास में बताया था 1 होता है, तो यहाँ 2 2 4 हाइड्रोजन, तो इसका मास हो गया 4u। ऑक्सीजन का 1 का 16 होता है तो 2 का कितना हो गया 32u, यूनिफाइड मास बोलते हैं जिसको। तो इसका कितना हो जाएगा, वाटर का अकेले का होता है 18, तो 18 2 जा 36, मतलब इधर भी इनको ऐड करेंगे तो 36 और इधर भी 36। कहने का मतलब है कि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है, लेकिन ये कंडीशन कब है, जब कंटेनर ऑफ हो, जो भी हो, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ये तो समझ में। अब इसकी डेफिनेशन देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, आपने अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सुना होगा तो उसमें था एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसी प्रकार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये आपके पहला लॉ हो गया। वापस सुनो, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, न तो क्रिएट किया जा सकता है न बनाया जा सकता है। अगला है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन रेशियो, प्रोपोर्शन आपके आता है अनुपात, समानुपात। कांस्टेंट को डेफिनेट भी बोलते हैं, निश्चित। आपके आता है कांस्टेंट वेरिएबल। अब देखो इस लॉ के लिए, इस लॉ में क्या कहा गया, इस लॉ में कहा गया जैसे वाटर है, ठीक है, वाटर है तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो क्या होगा, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, इसको काटो कितना आएगा 1:8। तो इस लॉ में जो साइंटिस्ट है लेवोसियर और प्राउस्ट कहते हैं कि चाहे वाटर का सोर्स कुछ भी हो, चाहे वाटर का सोर्स सेलाइन वाटर हो, टैप वाटर हो, कोई सा भी हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रेशियो बाय मास है ना, मास रेशियो, जो मास रेशियो होता है वो 1:8 होता है, मतलब फिक्स होता है। इसी प्रकार अमोनिया, अब अमोनिया कहीं से बनाओ, उसका सोर्स कुछ भी हो, कहीं से लेके आओ, तो उसका जो मास बाय रेशियो होता है वो 14:3 होता है। तो यह लोग कहता है कि जो ये लोग कहता है इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेकंड लॉ। इसके बाद आता है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। एक साइंटिस्ट आते हैं डाल्टन, जिन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, कुछ अवधारणाएं दी थी, जिसको कहते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पोस्टुलेट्स। ये पोस्टुलेट्स जो आपको है वो आपको पेज नंबर 32 पे पढ़नी है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब देखो डाल्टन क्या कहते हैं, डाल्टन कहते हैं कि जितनी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है या जितने भी मैटर है, लिविंग और नॉन लिविंग और मैटर है, तो उनकी जो स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है वो एटम होता है।
उसने कहा कि जितने भी मैटर है, मैटर के अपन ने 3 वो पढ़ी थी, एक तो फिजिकल स्टेट पढ़ी थी, फिजिकल में अपन ने सॉलिड लिक्विड गैस, और एक केमिकल स्टेट पढ़ी थी, केमिकली मैटर को तो अपन ने वहाँ पढ़ा था एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। तो डाल्टन कहते हैं कि चाहे एलिमेंट हो, चाहे कंपाउंड हो, चाहे मिक्सचर हो, उन सब की स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? एटम होती है। ठीक है, और देखो इसमें कह रहा है ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट ए कंपाउंड ए मिक्सचर इज कंपोज्ड स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। उनको क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। इसने कुछ पोस्टुलेट्स दी थी, उन पोस्टुलेट्स में ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम्स, कि सभी जो मैटर होते हैं वो टिनी पार्टिकल से बने होते हैं, जिनको क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। दूसरा कहा था एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, अपन ने भी कहा एटम्स को और अधिक नहीं तोड़ सकते। ठीक है, which cannot be created or destroyed, न तो एटम को तोड़ सकते हैं न एटम को बना सकते हैं। मतलब जैसे ये हाइड्रोजन का एटम है तो इसको तोड़ नहीं सकते, लेकिन हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, हाँ इसको तोड़ सकते हैं, इसको हाइड्रोजन के 2 एटम में तोड़ सकते हैं। ठीक है, केमिकली। लेकिन ये जो हाइड्रोजन का एटम है ये और अधिक नहीं टूट सकता। इसको अपन 2 है तो 2 को, ये मॉलिक्यूल है ध्यान रखना, तो मॉलिक्यूल को तो एटम में तोड़ सकते हैं, लेकिन एटम को और अधिक नहीं तोड़ सकते। थर्ड पोस्टुलेट कहते हैं एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। जैसे मान लो आयरन की रोड है तो आयरन के अंदर Fe के एटम होंगे, है ना? तो ये एटम और ये एटम और ये एटम, ये सब के सब क्या है? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब एक जैसे, एक जैसे का मतलब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सारे क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, फोर्थ पोस्टुलेट देता है डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे एक तो आयरन का एलिमेंट है, या जैसे आपको छोटे एलिमेंट बताता हूँ, हाइड्रोजन गैस है तो इसका एलिमेंट, ये हाइड्रोजन एलिमेंट है तो इसमें हाइड्रोजन एटम है। इसी प्रकार ऑक्सीजन एलिमेंट है तो इसमें ऑक्सीजन है। अब इसका तो मास अपन ने पढ़ा था, हाइड्रोजन का तो मास होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इनकी दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है? डिफरेंट है। मतलब डिफरेंट एटम अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? डिफरेंट होगी। और एटम कंबाइन टू फॉर्म होल नंबर में, एटम जब भी रिएक्शन करते हैं तो होल नंबर में करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसकी पोस्टुलेट्स थी। इसके बाद ये क्वेश्चंस है, आप इन क्वेश्चंस को करना कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट क्वेश्चन आप इजीली कर दोगे, रिएक्टेंट के जोड़ देना और प्रोडक्ट के जोड़ देना। रिएक्टेंट का जितना आएगा उतना ही प्रोडक्ट का आएगा फर्स्ट क्वेश्चन में जो इंटरनल है। सेकंड क्वेश्चन में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन फॉर्म रेशियो 1:8। जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये 1 रेशियो में है, ये 8 रेशियो में जानते हैं अपन। ये कह रहा है कि ये 1:8 में है, अगर 3 ग्राम हाइड्रोजन हो तो वहां ऑक्सीजन कितनी चाहिएगी? तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऑक्सीजन कितनी जाएगी? 24 ग्राम। ठीक है, थर्ड भी हो जाएगा, फोर्थ भी हो जाएगा जो इसमें दे रखा है। अब अगला आता है व्हाट इज एन एटम। ये आपको बता दिया, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स एंड बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की सभी स्टेट्स की बेसिक फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? एटम होती है। फिर आता है एटम बिग कितने होते हैं? तो एटम इतने छोटे होते हैं कि जो ह्यूमन की सेल्स होती है उन सेल्स से भी साइज मान लो आप, है ना, ओवम वगैरह नहीं, केवल ओवम के एक्सेप्ट और जो सेल्स होती है, तो एटम की जो साइज होती है वो बहुत छोटी होती है और जनरली वो मेजर की जाती है नैनोमीटर में। किसमें मेजर की जाती है? नैनोमीटर में। नैनोमीटर क्या होता है? 1 मीटर का 10 की पावर 9 पार्ट, 10 की पावर 9 पार्ट, 10 की पावर 9 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर 9 मीटर इक्वल्स टू अपन बोलते हैं 1 नैनोमीटर। आपको ध्यान रखना है जब 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 को मैं लिख सकता हूँ 1/10, 1 मीटर का 10वां भाग, 1 मीटर का 10वां भाग, इसको बोलते हैं डेसीमीटर, डेसी। और कोई अगर किलोग्राम हो तो ग्राम हो तो डेसीग्राम लगा देना, मीटर हो तो मीटर लगा देना, लीटर हो तो लीटर लगा देना, लेकिन डेसी वर्ड यूज आता है। 10 की पावर जब -2 हो मतलब 1 का 100वां भाग तो वहां आता है सेंटी, ध्यान रखना। 10 की पावर -3 हो मतलब 1 के नीचे 1000 तो उसको बोलते हैं मिली। क्या बोलते हैं? मिली। और 10 की पावर -6 हो 1 के नीचे, है ना, इसको स्क्वायर लगा दो भाई, इसको 3 कर दो, इसको 10 की पावर 6 कर दो, ये होता है माइक्रो, ये होता है माइक्रो, और माइक्रो का सिंबल होता है यू को ऐसे कर देना। इसी प्रकार 10 की पावर -9, ठीक है, इसको लिख सकते हैं अपन 10 की पावर 9 1/1, इसको बोलते हैं नैनो। क्या बोलते हैं? नैनो। इसको लिखते हैं एन से, अगर मीटर हो तो नैनो मीटर। इसी प्रकार 10 की पावर -10, 1/10 की पावर 10। कहने का मतलब है 1 मीटर का ही, 1 मीटर का 10 की पावर ये 10 जीरो आने चाहिए,
इतना छोटा होता है हाइड्रोजन का एटम, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। और ये किसकी साइज होती है, ए से डिनोट करते हैं इसको, किससे डिनोट करते हैं, ये हाइड्रोजन के एटम की साइज होती है। और वाटर मॉलिक्यूल की साइज भी बता रखी है, वाटर मॉलिक्यूल की साइज ये 10⁻⁹ वाटर मॉलिक्यूल की साइज। और ये किसकी साइज है, हाइड्रोजन की। समझ में आया, ये माइनस वाले 10⁻⁻1 को बोलते हैं डेसी, 10⁻2 को बोलते हैं सेंटी। अब देखो सेंटीमीटर, 1 मीटर का 100वां पार्ट है ना, 1 मीटर का 100वां भाग, 10⁻³ को मिलीमीटर, 10⁻6 को माइक्रोमीटर, 10⁻9 को नैनोमीटर, और 10⁻9 को नैनोमीटर, 10⁻10 को एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। आगे भी आता है 10⁻10 जो आपकी 11th क्लास में आएगा। इसी प्रकार आप ध्यान रखना 10⁻1 को बोलते हैं डेका प्लस में, 10⁻2 को बोलते हैं हेक्टो, 10⁻3 को बोलते हैं किलो। क्या बोलते हैं, किलो बोलते हैं ना, केबी, केबी में स्पीड किलोबाइट। या 10⁻3 का मतलब कितना हो गया 1000, या कितना हो गया 100, या 10 का 10 है। 10⁻6 को बोलते हैं मेगा, क्या बोलते हैं, मेगा, एमबी में स्पीड आती है मोबाइल में। और 10⁻9 को बोलते हैं गीगा, आपको बोलते हैं गीगाबाइट जीबी, तो ये गीगा, ये आप ध्यान रखना। 10⁻12 को बोलते हैं टेरा, ये आपको मैंने थोड़ा बेसिक बता दिया है, ये 11th में भी आपके काम आएंगे। तो एटम की साइज कितनी होती है, 10⁻10, हाइड्रोजन के एटम की साइज वैसे होती है 10⁻9 मीटर या 1 नैनोमीटर, लेकिन हाइड्रोजन के एटम की साइज बता रखी है 10⁻10। अब देखो मॉलिक्यूल की कितनी बता रखी है, वाटर मॉलिक्यूल की 10⁻9, ये तो है 10⁻10, ये है 10⁻9, ये हाइड्रोजन एटम, और ये वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल। बताओ साइज किसकी बड़ी है, तो माइनस में जिसके पावर ज्यादा होती है वो छोटी होती है, तो साइज किसकी बड़ी है, वाटर मॉलिक्यूल की। तो ऐसे आपके बुक में इसमें एंट की, एप्पल की, ये सारी बता रखी है, तो ये आप लर्न कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटॉमिक डिफरेंट। सिंबल कैसे, जैसे आप गूगल मीट की क्लास में जुड़ते हो, तो मान लो जैसे राजेश कुमार जांगीड़ है, तो मेरे नाम के आगे आरजे, राजेश जांगीड़, तो ये सिंबल हो गया। तो आर क्या लिखूंगा मैं, कैपिटल, और जे क्या लिखूंगा, स्मॉल, जे क्या लिखूंगा, स्मॉल। तो सिंबल देखो क्यों जरूरत पड़ता है, नेम देना। अब ये नेम देता कौन है, जैसे अपने किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका नामकरण संस्कार होता है, उसका नामकरण संस्कार करते हैं पंडित जी, तो इसका ये नाम रखो। इसी प्रकार साइंस में क्या होता है कि जैसे कोई नए एलिमेंट की डिस्कवरी हुई, तो उसको किसने डिस्कवर किया या कौन सी कंट्री में डिस्कवर हुआ, उसके अकॉर्डिंग नाम भी देते हैं। जैसे कॉपर के बारे में साइप्रस है ना, साइप्रस एक कंट्री में पता चला, साइप्रस है ना, तो उस साइप्रस कंट्री के नाम पे ही इसका नाम दीजिए क्यूप्रस, सीयू। ये क्यूप्रस कंट्री है, साइप्रस कंट्री है, इसके अकॉर्डिंग साइप्रस में इस कॉपर की डिस्कवरी हुई, इसको कॉपर नाम दे दिया। ठीक है, तो ये नाम क्या थे, थोड़े अटपटे थे। जैसे लेटिन नाम, आयरन का लेटिन नाम होता है फेरम, क्या होता है, फेरम, जबकि अपन आयरन बोलते हैं तो फेरम है ना, फेरम। तो फिर क्या किया, आईयूपीएसी एक संस्था है जो मैंने आपको क्लास में बताई थी, आईयूपीएसी, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस संस्था ने, आईयूपीएसी जो संस्था है, यह संस्था क्या करती है, साइंस में जितनी भी चीजों के, चाहे वो बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, है ना, केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं, केमिस्ट्री के अंदर कोई एलिमेंट की डिस्कवरी होती है, किसी का भी नोमेनक्लेचर करने का काम है, किसी के बारे में भी कुछ बताना है, तो वो है संस्था करती है। तो इस संस्था ने क्या कहा कि जो एलिमेंट्स के सिंबल हैं वो इंग्लिश में लिखे जाएंगे और कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे। अगर जैसे कोई एक ही लेटर है तो उसको कैपिटल में लिखा जाएगा। जैसे मान लो कोई 2 लेटर है, जैसे सिल्वर, तो सिल्वर का ए कैपिटल और जी स्मॉल, अर्जेंटम। ठीक है, पहला लेटर हमेशा कैपिटल आएगा, दूसरा लेटर स्मॉल आएगा। ये उसने कुछ नियम बनाए। अब आपको जैसे इसमें आपकी टेबल दे रखी है, ये टेबल आपको सारी लर्न करनी है, तो इसमें आपको कुछ स्पेशल है वो ध्यान रखो। जैसे आयरन, अब आयरन का आई लिखना चाहिए था, लेकिन नहीं, इसका लैटिन नाम होता है फेरम। क्या होता है, फेरम। इसको क्या लिखते हैं, एपी।
इसी प्रकार सोडियम, अब सोडियम का तो एस होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसका लैटिन नाम, लैटिन कंट्री ध्यान रखना साउथ अमेरिका में, नेट्रियम है तो इसको कैसे लिखते हैं Na। इसी प्रकार पोटेशियम, तो पोटेशियम का नाम तो क्या होना चाहिए, पोटेशियम का पीओ लिखना चाहिए था, लेकिन अपन इसको लिखते हैं केलियम। क्या लिखते हैं, केलियम, इसका सिंबल क्या है। इसी प्रकार आपके सिल्वर, सिल्वर का नाम है अर्जेंटम, क्या नाम है, अर्जेंटम, लेकिन अपन बोलते हैं सिल्वर और इसको एजी से ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये आप एक बार सिल्वर वाला ले लो। तो ऐसे कुछ के नाम हैं, तो वो अपने को स्पेशली लर्न करने हैं, बाकी जनरली अपने को बार बार आप ऐसे लर्न करोगे तो आपको लर्न हो जाएंगे। जैसे हाइड्रोजन का H, एल्यूमिनियम का A कैपिटल L, अगर कोई बच्चा लिखता है तो वो सरासर गलत है, AL A कैपिटल होगा, L स्मॉल होगा। इसी प्रकार क्लोरीन, क्लोरीन का कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं तो वो गलत है, C कैपिटल होगा, L स्मॉल होगा। एक आप जरूर कंफ्यूजन करते हैं बच्चे, ध्यान से देखना, C कैपिटल हो, OB कैपिटल हो, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। C कैपिटल हो, O स्मॉल हो, इसका मतलब ये साथ है, ये अलग अलग है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन। छोटा हो उसको बोलेंगे कोबाल्ट, क्या बोलेंगे, कोबाल्ट। तो ये बच्चे कहीं गलती कर देते हैं, ध्यान रखना, जब बड़े बड़े लेटर हो दोनों, इट मीन्स, हाँ, जब बड़े लेटर हो दोनों इट मींस वो अलग अलग एटम में, ध्यान रखना, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन एक लेटर बड़ा हो और अगला लेटर छोटा हो, पहला लेटर हमेशा ही बड़ा होगा, ध्यान रखना, अगला लेटर छोटा हो, तो ये मान के चलना वो एक एलिमेंट है जिसका नाम है कोबाल्ट, ठीक है। जैसे NH, वैसे NH3 आता है, NH आ गया तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, या Ni आ गया, N कैपिटल I कैपिटल तो नाइट्रोजन और आयोडीन है, लेकिन Ni स्मॉल आ गया तो ये निकल है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। वैसे Ni के ऐसे कंपाउंड आपको कम मिलते हैं, लेकिन ये जरूर आप ध्यान रखना। तो ये अपन ने लिख दिए, इनके नेम कैसे दिए गए हैं। आप लोग सभी पेज नंबर 34 ये जो टेबल है, टेबल 3.1, ये सभी बुक से लर्न करोगे। टेबल 3.1 पेज नंबर है 34। इसके बाद नेक्स्ट आता है एटॉमिक मास, नेक्स्ट आता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब जो एटम अपन ने पढ़ा उसका मास, एटम जो अपन ने पढ़ा उसका मास, ठीक है, मतलब कोई चीज है तो उसका एक्चुअल कंटेंट होगा। इस एटॉमिक मास को पहले जो इसकी यूनिट है, जैसे अपन कोई भी चीज वेट मापते हैं तो वेट अपन किलोग्राम में मापते हैं, है ना, कितने नहीं कहते, 5 किलोग्राम शक्कर, 2 किलोग्राम शक्कर, तो उसकी किलोग्राम लगाते हैं। इसी प्रकार डिस्टेंस मेजर करते हैं तो अपन कहते हैं 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो किलो यूनिट लगाते हैं, लगाते हैं। एटॉमिक मास इसका मेजर करते हैं, पहले उसकी यूनिट लगाते थे AMU, AMU एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन आजकल इसके लिए केवल अपन क्या लगाएंगे, U, जिसको बोलते हैं यूनिफाइड मास। क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास। और पहले बोलते थे एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, अब बोलते हैं यूनिफाइड मास, ठीक है। अब ये एटॉमिक मास होता क्या है, एक होगा मॉलिक्यूलर मास, सीधी सी बात, एक एटम का जो मास होता है वो एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूलर मास, एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूल किससे बनता है, 2 और मोर एटम से बनता है। तो एटॉमिक मास एक क्वांटिटी है। इसके लिए क्या करते हैं कि आप देखते हो कि जैसे अपन को दुकान पे जाते हैं तो वजन तोल जो कुछ भी लेते हैं तो उसके पास जो बाट होता है ना, तो तोलने का, तो रेफरेंस होता है। तो अपने इसमें एक रेफरेंस लिया कार्बन 12, कार्बन 12 मतलब कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, टेबल पे दे रखा है। इस कार्बन 12 के अनुपात में वो जो और एलिमेंट है या और एटम है उसका मास कितना है, उसको अपन कहते हैं एटॉमिक मास। जैसे इसको समझाने के लिए दिया गया है कि एक वाटरमेलन है, एक वाटरमेलन है, इसके इक्वल 12 पार्ट कर लिए गए वाटरमेलन के, आपकी बुक में दे रखा। अच्छा, अब इस 12 पार्ट के एक एक पार्ट हो गए, तो उस एक पार्ट के इक्वल, जैसे हाइड्रोजन का एक आएगा तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का 14 आएगा, ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12। ये आपके जो एटॉमिक मास की भी दे रखी है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सोडियम का जो है Na23, मैग्नीशियम का 24, कैल्शियम का 40। तो ये भी आप लर्न कर लेना। वैसे एटॉमिक मास आपको 4th चैप्टर में अच्छी तरीके से वो समझ में आ जाएगा। ये 1 कैसे आया, ये 14 कैसे आया, ये 16 कैसे आया, ये अपन पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन के अंदर केवल प्रोटॉन होता है ना, एक 1 प्रोटॉन होता है केवल, जबकि नाइट्रोजन के अंदर ये 14 क्यों आया कि 7 तो प्रोटॉन होते हैं और 7 न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन को स्मॉल n से लिखते हैं। ऑक्सीजन के अंदर 8 तो प्रोटॉन होते हैं और 8
न्यूट्रॉन होते हैं। कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। ये अपने को पता चलेगा 4th चैप्टर में। तब तक अपने को लर्न करना है सोडियम के अंदर 11 तो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं 12। ऐसे करके इसमें 12 प्रोटॉन प्लस 12 न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है तो चलो यहीं से बता देता हूँ। एटम की जो स्ट्रक्चर है वो होती है इमेजिनरी। वो कैसी होती है? सर्कुलर होती है। तो इसके जो न्यूक्लियस होता है उसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसकी बाहर सेल्स में चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये इमेजिनरी होती है, ठीक है। ये सेल्स इमेजिनरी कैसे? जैसे ये तो अपना सन है, सोलर सिस्टम में सन है, और ये सन के बाहर प्लेनेट में मरकरी दौड़ रहा है, फिर ये वीनस दौड़ रहा है, फिर अपनी अर्थ आ गई, ठीक है, अर्थ आ गई, फिर मार्स आ गया। तो ये जो सेल्स है ये तो ऑर्बिट्स कह सकते हैं इसको। जैसे अपनी अर्थ रोटेट करती है, करती थर्ड पे करती है, नहीं करती? तो ये तो इमेजिनरी है। तो इसका जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके न्यूक्लियस का जो मास होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, उसको बोलते हैं मास नंबर। क्या बोलते हैं? मास नंबर। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये 4th चैप्टर में आएगा, ठीक है। अब ये जो मास नंबर है तो एक एटम अलग अलग आइसोटोप के रूप में पाया जाता है। वो 4th में, फिर मैं कह रहा हूँ 4th चैप्टर में आएगा, अभी आपके समझ में नहीं आएगा, अभी आपको ये कर लेना है, ठीक है। तो एक एटम जो होता है अलग अलग आइसोटोप्स के रूप में, उसके आइसोटोप्स होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, तो उन तीनों आइसोटोप्स का जो एवरेज मास होता है उसको बोलते हैं एटॉमिक मास, जिसको यू से लिखा जाता है। हल्का फुल्का आपके यहाँ समझ में आ गया होगा। हाइड्रोजन का 1 होता है तो इसमें 1 प्रोटॉन होता है इसलिए न्यूक्लियस में, और न्यूट्रॉन इसमें क्या होता है? 0 न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? 0 न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। इसके बाद आता है हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। अब ये क्लोरीन का भी दे रखा है 35.5। इसमें आपको टेबल 3.2 सब बच्चों को लर्न करनी है। टेबल आपको लर्न करनी है, एक बार लर्न हो गई, बार बार यूज भी करोगे अपने आप लर्न हो जाएगी, कोई हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसमें आता है हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। एटम एग्जिस्ट कैसे रहते हैं? तो अपन ने कहा था एटम कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। एटम्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं? तो हमने कहा था एटम्स कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। तो एटम क्या करते हैं? एटम या तो क्या करेगा, एक एटम दूसरे एटम से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? मॉलिक्यूल बनाएगा। क्या बनाएगा? मॉलिक्यूल बनाएगा। या फिर एटम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन करेगा। या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा या इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन करने से एटम क्या करेगा? जब लॉस होता है तो नेगेटिव आयन बनाएगा, और जब गेन करेगा, जब लॉस होता है तो पॉजिटिव आयन बनाएगा, और जब गेन करेगा तो नेगेटिव आयन बनाएगा। तो एटम्स कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। Atoms cannot exist freely. Either they react with another atom and form a molecule, or they lose or gain electron and form ion. या क्या बनाएंगे? और आयन। और आयन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है व्हाट इज मॉलिक्यूल। व्हाट इज मॉलिक्यूल? तो हमने पढ़ा था 2 और more atoms chemically combined to form molecules। 2 और more एटम केमिकली कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल। 2 या 2 से अधिक एटम केमिकली रूप से आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। और मॉलिक्यूल क्या होता है? एक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल होता है। और हमने पढ़ा था मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट फ्रीली। तीनों ध्यान रखना। मॉलिक्यूल कैसे बनता है? मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और more एटम। सेकंड, मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट फ्रीली या इंडिपेंडेंटली। फ्रीली एग्जिस्ट रह सकता है। थर्ड, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड्स। तो मॉलिक्यूल एटम से बने, केमिकली कंबाइंड होके फ्रीली एग्जिस्ट रह सकते हैं, इंडिपेंडेंटली या फ्रीली। और थर्ड इसके अंदर आ जाएगा कि ये कंपाउंड का स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। अब जो मॉलिक्यूल के टाइप अपन ने पढ़े थे, मॉलिक्यूल 2 प्रकार के होते हैं। एक पढ़ा था अपन ने होमो एटॉमिक, और दूसरा क्या पढ़ा था? हेटेरो एटॉमिक। होमो एटॉमिक में क्या होगा? होमो एटॉमिक में क्या होगा कि जो भी एटम्स है, सेम टाइप ऑफ एटम्स सेम टाइप के होंगे। और हेटेरो एटॉमिक में क्या होगा? डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, डिफरेंट टाइप, अलग अलग टाइप के होंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, अलग अलग प्रकार के होंगे। अब इसमें सेम टाइप ऑफ एटम है। अब आप जानते हो सेम टाइप ऑफ एटम किसको कहते हैं? एलिमेंट्स को। तो ये क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? एलिमेंट्स। मतलब इसको अपन बोल सकते हैं
मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स इनको, और इसको बोलते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एटम इसमें होते हैं कंपाउंड में। वाटर क्या है? कंपाउंड है। इसको बोलेंगे अपन डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, सॉरी डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स लिख दिया तो अपन इसको लिखेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। इसको तो अपन होमो एटॉमिक को तो क्या कहा? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, क्योंकि सेम टाइप एटम होते हैं। और इसको क्या कहा? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। जैसे इसके एग्जांपल में आप क्या लिखोगे? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो सेम टाइप के नहीं है। और इसमें आप क्या लिखोगे? वाटर, CO2, NH3, डिफरेंट टाइप के है नहीं है, ठीक है। तो इनका जो मास होगा उसको बोलेंगे मोलिक्यूलर मास। एक एटम का एटॉमिक मास, इसको बोलेंगे मोलिक्यूलर मास, ठीक है। तो वाटर का जो मोलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है? 2 + 16 = 18। और रेशो कितना होगा वाटर में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो कितना होगा? 1:8 होगा, क्योंकि कट जाएगा। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 32 कितना होगा? 44। और रेशो में क्या होगा? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, तो क्या होगा? 4 × 3 = 12, 4 × 8 = 32। ये रेशो हो गया मास बाय रेशो। NH3 में 14 + 3 = 17, इसका 14:3 ही आएगा। अब इसमें क्या होता है कि जो एटॉमिसिटी होती है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट होते हैं इनकी एटॉमिसिटी होती है। कईयों में क्या होते हैं? मोनो एटॉमिक होते हैं। जैसे मोनो एटॉमिक का आपके एग्जांपल आ जाए कि भाई एटम जो अकेला ही रहता, मतलब किसी से रिएक्शन नहीं करता, तो ये आपके 2 इनएक्टिव गैसेज आएगी, 3, हीलियम, नियोन, आर्गन। हीलियम एरोप्लेन के टायर में भरी जाती है, नियोन बल्ब में भरी जाती है, और जो आर्गन होता है वो आप जानते हो ट्यूबलाइट के अंदर भरी हुई गैस होती है। इनएक्टिव गैसेज है, कोई रिएक्ट नहीं करती, इसलिए अकेला रहना पसंद करती है। डाई एटॉमिक वो गैसेज जो 2 एटम साथ रहते हैं, तो वो आपकी हो गई ऑक्सीजन, डाई का मतलब 2, मोनो का मतलब 1, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन भी आ गया। ट्राई एटॉमिक का आपके एक ही एग्जांपल है, सभी बच्चे ध्यान रखना, ओजोन। टेट्रा एटॉमिक का आपके एक ही एग्जांपल है, वो है फास्फोरस। और एक पॉली एटॉमिक दे रखा है, पॉली। टेट्रा का मतलब 4, ट्राई का मतलब 3, डाई का मतलब 2, मोनो का मतलब 1। पॉली का मतलब होता है खूब सारे, और उसमें भी ओक्टा मतलब 8, और वो होता है आपका सल्फर, ठीक है। तो ये आपके हो गया मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2, इसका मास होता है हाइड्रोजन का, क्योंकि 1 होता है हाइड्रोजन का, लेकिन हाइड्रोजन 2 है, तो 2 + 16 18 हो गया मॉलिक्यूलर मास, लेकिन रेशो होता है 1:8। कार्बन डाइऑक्साइड में रेशो होता है रेशो बाय मास का रेशो 3:8। देखो पर जो रेशो है, एक मैं बता देता हूँ, बच्चों के कंफ्यूजन हो रहा होगा। रेशो अपन 2 प्रकार से पढ़ेंगे, ठीक है। आपके मॉलिक्यूल कंप्लीट हो चुका है। रेशो अपन 2 प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो होगा वॉल्यूम रेशो, वॉल्यूम का मतलब वो उसकी कितनी मात्रा में, वॉल्यूम रेशो। और दूसरा होगा मास रेशो, मास का मतलब वेट में क्या है। जैसे अपन बात करें वाटर की, पहला एग्जांपल बात करें वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो वॉल्यूम रेशो होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन कितने में? 2 में, और ऑक्सीजन कितने में? 1 में, ठीक है। मास रेशो में क्या होगा? इनका वेट होता है 2:16, तो 1:8। तो ये ध्यान रखना, वॉल्यूम रेशो में 2:, इसी प्रकार CO2 का वॉल्यूम रेशो देखना 1:2, लेकिन यहाँ कितना आएगा? 12:32। तो इसको काटेंगे तो 4 × 3 = 12, 4 × 8 = 32। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए रेशो है, मेरा राशन नहीं, रेशो। नेक्स्ट आता है आपके व्हाट इज एन आयन। आयन क्या होते हैं, ठीक है। आयन क्या होते हैं, तो ध्यान रखना, कोई भी चार्ज स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं? आयन। एनी चार्ज स्पीसीज एक्ट एज आयन। और आयन कब बनते हैं? जब मेटल और नॉन मेटल और आपने देखा होगा आयोनिक कंपाउंड्स जैसे NaCl आयोनिक कंपाउंड है ना, ये टूटेगा तो क्या बनाएगा? Na+ और Cl-। तो जो कंपोज्ड ऑफ मेटल और नॉन मेटल जो होते हैं, तो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज, नॉन मेटल पे नेगेटिव चार्ज। ये अपन ने 8th क्लास में पढ़ा था कि मेटल क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ठीक है। तो जो डोनेट करेंगे उन पर पॉजिटिव चार्ज, जो गेन करेंगे उन पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो चार्ज स्पीसीज आर नोन एज आयन। चार्ज स्पीसीज,
कोई भी स्पीशीज चार्ज हो, क्या हो, चार्ज हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। चार्ज स्पीशीज आर, है ना, उनको बोलते हैं आयन कहते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना, यहाँ मैं 3 चीज लिख रहा हूँ, H, H2, H माइनस, H प्लस। इसको तो बोलेंगे, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन एटम, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये गैस फॉर्म में होती है तो हाइड्रोजन गैस भी कह सकते हैं इसको, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जब बोलूं तो आपको H2 फॉर्मूला लिखना है, केवल हाइड्रोजन एटम बोलूं तो H लिखना है। इसको बोलेंगे हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन या नेगेटिव आयन। ध्यान रखना, माइनस वालों के पीछे आइड लगता है या एट लगता है, या तो माइनस वालों के पीछे क्या लगता है, माइनस वालों के पीछे या तो क्या लगेगा, आइड, या क्या लगेगा, एट। क्या लगेगा, एट। तो हाइड्राइड आयन, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन केटाइन, हाइड्रोजन केटाइन, इसको बोलेंगे हाइड्राइड आयन। और हाइड्रोजन नेगेटिव आयन, इसको नेगेटिव आयन भी बोल सकते हैं, लेकिन जनरली इसको हाइड्राइड आयन ही बोलते हैं। वापस सुनो, जैसे मैं ऑक्सीजन का बताऊं, इसको बोलेंगे ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम, इसको बोलेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या ऑक्सीजन गैस। O2 के ऊपर -2 आएगा तब आप क्या बोलोगे, ऑक्साइड आयन। 15 मिनट रुक जाओ, ऑक्साइड आयन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्साइड आयन। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं आगे, तो वो है आयन। हाँ, आयन पढ़ रहे थे हम, अब आयन के टाइप्स पढ़ेंगे। देखो टाइप्स में इसको दो प्रकार से टाइप कर सकते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, या सिंपल आयन और कॉम्प्लेक्स आयन। आप जैसा समझो उचित वैसा हम इसको कर सकते हैं। तो कोई भी चार्ज स्पीशीज, चार्ज दो ही प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। बैटरी पे पढ़ा था अपने। अब जो ये आयन है, एक तो जैसे अपन पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन उनको कहते हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिस पर कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो। नेगेटिव आयन उसको कहते हैं जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, है ना, नेगेटिव चार्ज हो। अब पॉजिटिव चार्ज कब आता है, ध्यान रखना, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लॉस से आता है। फोर्थ चैप्टर में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ये कब आता है नेगेटिव चार्ज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के गेन से। चलो फोर्थ चैप्टर का वेट मत, तो आपको थोड़ा सा भी बता देता हूँ। जैसे सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं 11, प्रोटॉन पर चार्ज होता है प्लस चार्ज, +1, एक प्रोटॉन पर +1, तो 11 पर क्या हो गया, +11। इलेक्ट्रॉन भी होते हैं इसके अंदर 11, एक इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है -1, तो 11 इलेक्ट्रॉन पर क्या हो गया, 11। +1 से ये गया तो क्या है, 0। सोडियम पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ बताए थे आपको अभी मैंने, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, सेल्स के अंदर, बाहर की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, अब लूज हो गया तो प्रोटॉन चेंज नहीं होंगे, प्रोटॉन तो 11 रहेंगे और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन 10 हो गए और मतलब एक चला गया। अब प्रोटॉन पर क्या चार्ज आता है, प्लस, इलेक्ट्रॉन पर क्या आता है, माइनस, तो नेट चार्ज क्या आएगा, +1। तो सोडियम पर क्या चार्ज आता है, +1, इसको सोडियम आयन बोलते हैं। इसी प्रकार माइनस वाले का आप समझो, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का नंबर होता है 8, एटॉमिक नंबर। ठीक है, मतलब इसके अंदर 8 प्रोटॉन है और 8 ही इलेक्ट्रॉन है। -8 +8 -8 0, नेट चार्ज 0 है। लेकिन ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो प्रोटॉन तो इसमें बेचारे में 8 ही रह जाते हैं और इलेक्ट्रॉन कितने आ जाते हैं, 10 हो जाते हैं। तो नेट चार्ज क्या आएगा, -2। ये फोर्थ चैप्टर में, ये 8 क्या है, -2 कैसे आया, इसका पूरा राज फोर्थ चैप्टर में छिपा हुआ है। अभी तो आप केवल ये देखो। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं पॉजिटिव आयन, मतलब पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होती है। ये कब बनते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लॉस से, वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस पॉजिटिव को भी अपन दो में बांटते हैं, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल आयन उनको बोलते हैं जिसके अंदर केवल एक ही प्रकार का एटम हो, ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ओनली वन टाइप ऑफ एटम। इसमें क्या होता है, 2 और मोर टाइप ऑफ एटम, मोर टाइप ऑफ एटम, 2 या 2 से अधिक प्रकार के एटम हो। इसका केवल एक ही एग्जांपल है जिसका नाम है अमोनियम। क्या नाम है,
अमोनियम, अमोनियम आयन। 1 और 4 5 एटम है इसके अंदर। कितने एटम है? 5। और चार्ज क्या है? +1। चार्ज क्या है? +1। ध्यान रखना 5 एटम है, +1 चार्ज है अमोनियम पर। ये आप भूल मत जाना, ठीक है। अब आगे इसके अंदर कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा कुछ है नहीं पॉजिटिव वालों में। इसके अंदर है तो मैं आपको यहाँ नीचे बता देता हूँ। इसमें जैसे +1 वाले, तो +1 वालों में कौन कौन है? एक आपका सोडियम है, एक आपका पोटेशियम है, एक आपके सिल्वर दे रखा है ना, ऐसे कुछ दे रखा है। फिर +2 वालों में, फिर +2 वालों में आते हैं यहाँ पर, तो आपके मैग्नीशियम है +2, कैल्शियम है +2, जिंक है +2, कॉपर है +2। यहाँ कॉपर +1 में भी आता है, इसको स्टार लगा के लिख रखा है, ये +1 है, ठीक है। इसी प्रकार +3 वालों में आते हैं तो Fe है +3, आयरन है, सॉरी एल्यूमिनियम है +3, ऐसे। इसमें जिंक ये वगैरह आ गया, ये बस ये लास्ट ये नहीं है, ठीक है। सिल्वर +1, कॉपर +1, कॉपर +2 और Fe +2। अब देखो यहाँ ध्यान रखना, एक तो कॉपर +1 और कॉपर +2, एक Fe +2 और Fe +3। ज्यादा वाले के लगता है इक पीछे और कम वाले के लगता है अस, तो इसका नाम हो गया क्यूप्रस। इसका नाम क्या हो गया? क्यूप्रस। इसका नाम हो गया क्यूप्रिक। क्या हो गया? क्यूप्रिक। इसका नाम हो गया फेरस। इसका नाम हो गया फेरिक। ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज किए फेरिक, कम इलेक्ट्रॉन लूज किए फेरस, इसके कम इलेक्ट्रॉन लूज किए क्यूप्रस, इसका क्यूप्रिक। एक इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Cu+ को जनरली ऐसे लिखा होता है रोमन में Cu+1, Cu1 लिखा हुआ है, इट मींस Cu+2 को जनरली क्या लिखा होता है? Cu के ब्रैकेट में। कॉपर सेकंड ऑक्साइड, कॉपर सेकंड का मतलब क्यूप्रिक, ये है क्यूप्रिक और ये है क्यूप्रस, ये है क्यूप्रस। इसी प्रकार आप देख सकते हो Fe पे है +2, ठीक है। तो Fe +2 है तो इसको ऐसा लिखा हुआ भी मिलेगा आपको, मतलब आयरन के +2 है तो इसको बोलते हैं फेरस। क्या बोलते हैं? फेरस। और Fe +3 में मिल जाए, ठीक है, तो Fe के आगे 3 तो इसको बोलेंगे फेरिक। क्या बोलेंगे? फेरिक। ये दो एलिमेंट्स का ध्यान रखना प्लस वालों का। इसके बाद आते हैं नेगेटिव वालों में। ये पॉलीएटॉमिक है, आप समझ लेना। नेगेटिव वालों में देखो आप, नेगेटिव भी दो प्रकार के, सिंपल आयन और कॉम्प्लेक्स आयन। सिंपल में क्या होगा? केवल एक ही प्रकार के एटम होंगे, और कॉम्प्लेक्स में क्या होंगे? मोर देन 2 और मोर देन 2। तो नेगेटिव में अपन चलते हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स आयन को अपन पॉलीएटॉमिक आयन भी बोल सकते हैं। पॉलीएटॉमिक आयन, पॉली का मतलब बताया था ना, मोर देन 2 पॉलीएटॉमिक आयन, और 2 और मोर देन 2, 2 और मोर देन 2। सिंपल में क्या होता है? मोनोएटॉमिक आयन होते हैं। कैसे होते हैं? मोनोएटॉमिक, केवल एक ही एटम आपको दिखेगा, ठीक है। अब इसमें जैसे अपन बात करें क्लोराइड, -1 वाले बात करें सबसे पहले, क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, हाइड्राइड। -2 वालों की बात करें तो ऑक्साइड, सल्फाइड। -3 वालों की बात करें तो नाइट्राइड, फॉस्फाइड। ये 3 तक आ गया, ठीक है। मोनोएटॉमिक में आपके यही है, एक हाइड्रोजन दोनों में आता है, ध्यान रखना, प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है, इसको अलग से लर्न कर लेना। कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले -1 वाले, तो मतलब मोर देन 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक, OH- आ गया, है ना, नाइट्रेट NO3- आ गया, ठीक है। और -2 वालों में अपन क्या करेंगे? सल्फेट, इसको हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, इसको नाइट्रेट बोलते हैं, इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसको बोलते हैं सल्फेट, इसको बोलते हैं कार्बोनेट, इसको बोलते हैं कार्बोनेट। -3 वालों में फॉस्फेट आ जाता है, -3 वालों में क्या आ जाता है? फॉस्फेट आ जाता है, ठीक है। तो आपको इसका नाम भी बुक में दे रखा है, सल्फाइड, सल्फेट, कार्बोनेट, फॉस्फेट। एक इसमें और आ जाता है हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये आपका नेट चार्ज माइनस आ रहा है इसके। अभी कैसे आया? तो ये जैसे अपन अभी ऑक्सीजन में अपन ने पढ़ा, ऑक्सीजन पर क्या चार्ज होता है? -2। हाइड्रोजन पे जनरली +1 होता है, तो -2 से +1 गया तो क्या आएगा? -1। तो जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिल जाते हैं तो माइनस चार्ज, नेट चार्ज आ जाता है। इनको पॉलीएटॉमिक आयन, इसमें 2 है, इसमें भी, इसमें 3 और 4 है, इसमें 3, 4, 5 एटम है, इसमें 4 और 1 5 एटम है, इसमें 3 और 1 4 एटम है, इसमें 4 और 1 5 एटम है, और ये चार्ज वगैरह आपके। अब आते हैं केमिकल फॉर्मूले लिखना। केमिकल फॉर्मूले कैसे लिखे जाते हैं? सीधा सा सिंपल है। आपको सबसे पहले इनका सबका चार्ज लर्न होना चाहिए। चार्ज लर्न होगा तो आप केमिकल फॉर्मूले लिख दोगे, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको लिखना है, जैसे पोटेशियम
ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। तो पोटेशियम का सबसे पहले सिंबल लिखो K, ऑक्साइड का सिंबल लिखो O। पोटेशियम का चार्ज देखो क्या होता है +1, ऑक्सीजन का क्या होता है -2। इसको ऐसे कर दो तो आपका फॉर्मूला क्या बना K2O। देखो 1 को कभी भी नहीं लिखते, जैसे अपन कहते हैं ना 100 रुपए, तो कभी ऐसे कितने के 100 रुपए 100 रुपए, अपन क्या कहते हैं 100 रुपीस, 100 रुपए, 100 शब्द यूज में नहीं लेते। या आप मैथ पढ़ते हो तो मैथ में कभी 1x देखा कि आपने लिखा हुआ +1x या -1x नहीं देखा, आपने क्या देखा -x +x, ये दो ही चीज देखी, 1 नहीं देखी तो 1 को नहीं लिखते। इसी प्रकार जैसे मान लो मैंने अगला बोला एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, ये आपके 10th में आएंगे फॉर्मूले, तो उस समय आपको पता भी नहीं चलेगा। एल्यूमिनियम का सिंबल लिखो, एल्यूमिनियम सल्फेट का लिखो SO4। एल्यूमिनियम का चार्ज कितना होता है +3, सल्फेट का चार्ज कितना होता है -2। इसको ऐसे ले आओ तो क्या आएगा, अब चार्ज में देखना, चार्ज आ जाएगा Al2SO4। अब यहाँ 3, ये 43 हो गया, तो इसको डिवाइड करने के लिए तो इसका फॉर्मूला बोलेंगे अपन एल्यूमिनियम सल्फेट, Al एल्यूमिनियम सल्फेट। ये तो इसका नेम है, केमिकल नेम, इसका केमिकल नेम एल्यूमिनियम सल्फेट और इसका फॉर्मूला है Al2, केमिकल फॉर्मूला। ये जो दे रखा है केमिकल फॉर्मूला वो ये है, और ये इसका केमिकल है एल्यूमिनियम सल्फेट, और इसका केमिकल फॉर्मूला आप क्या बोलोगे Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस। ऐसे आप फॉर्मूले लिख सकते हो, ठीक है। जैसे आपके इसमें दे रखा है फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का दे रखा है मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोरीन, मैग्नीशियम का सिंबल +2, क्लोरीन का -1, तो क्या आएगा 1 को मैंने कहा लिखते नहीं है MgCl2। कई जगह आपको वैलेंसी शब्द मिलेगा, कहीं जगह आपको चार्ज मिलेगा, ध्यान रखिए। चार्ज हमेशा मेटल और नॉन मेटल जब मिलते हैं तब आपको यूज लेना है। वैलेंसी आप तब काम में लोगे जब दोनों के दोनों क्या होंगे नॉन मेटल, और चार्ज कब लोगे जब एक मेटल हो और दूसरा नॉन मेटल हो। ऐसे करके मैंने आपको कल एक पीडीएफ फाइल भेजी थी जिसमें 150 के लगभग 150 के लगभग फॉर्मूले थे, आपको ये प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है मोलिकुलर मास और फॉर्मूला मास, मोलिकुलर मास और फॉर्मूला मास। देखो इसको देख लो, इनमें से कभी आपको रिटर्न में डेफिनेशंस वगैरह बहुत कम पूछी जाती है, इसमें से फॉर्मूले वगैरह ऐसी चीजें पूछी जाती है, तो रटना कुछ भी नहीं है, समझना है। मोलिकुलर मास, जैसे एटॉमिक मास एटम का था, तो मोलिकुलर मास किसका होगा मॉलिक्यूल का, और दूसरा होता है फॉर्मूला मास, फॉर्मूला यूनिट मास। देखो बेटा इन दोनों में डिफरेंस समझ लो। मोलिकुलर मास अपन मॉलिक्यूल्स का लेंगे जो नॉन मेटल से बने हुए हैं, जैसे H2O, CO2, NH3, इनमें नॉन मेटल है सारे। फॉर्मूला यूनिट मास कैसे लेंगे, जैसे NaCl, CaO। अब अपन बात करते हैं हाइड्रोजन इसकी, तो देखो इसका हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 है तो 2 + 16 तो कितना हुआ 18U। कार्बन का कितना होता है 12U, ऑक्सीजन का 2, 16 ऐसे लिखेंगे इसको, है ना, 12 2U 32 + 32U, टोटल कितना होगा 44U। इसी प्रकार NH3 का 14U प्लस हाइड्रोजन का 3 1, ऐसे 14U + 13 3U, टोटल कितना आ गया 17U। इसमें क्या होता है फॉर्मूला यूनिट मास जब मेटल और नॉन मेटल दोनों हो, प्लस माइनस वाले हो। Na का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, टोटल कितना हो गया 58.5। इसी प्रकार कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का होता है 40, ऑक्सीजन का होता है 16, टोटल हो गया 56U। ये आपका फॉर्मूला मास और यूनिट मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास। इसके बाद अपना लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, उसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट। ये 11th क्लास का टॉपिक है, और इसके लिए राम गोपाल जी सर का एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, मैं भी बता दूंगा। मोल कॉन्सेप्ट देखो, जिस प्रकार अपन डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है मीटर है, वेट की ऐसा यूनिट क्या है अपन न्यूटन या किलोग्राम जो यूज में लेते हैं, टाइम की सेकंड है। उसी प्रकार 7 आपके और मतलब ये मीटर इंक्लूडिंग करते हुए, डिस्टेंस इंक्लूड करते हुए 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो आपको 11th में केमिस्ट्री और फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगी। तो उसमें एक सब आता है एक जो उसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो उसकी जो ऐसा यूनिट है वो होती है मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की कोई चीज उसकी कितनी मात्रा है,
जैसे 1 किलो शक्कर है या शक्कर पड़ी हुई है वो तोली भी नहीं है, वो दूसरा कोई और शक्कर है तो है ना, तो उनका दोनों की कितनी मात्रा किसकी ज़्यादा है या उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, तो उसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस की मात्रा, कितनी मात्रा है, किलो वेट नहीं, वो कितनी दिख रही है सब्सटेंस की मात्रा, तो वो उसको मेजर करते हैं मोल में, ठीक है। और मोल का सिंबल MOL लिखते हैं। और मोल का अर्थ ध्यान रखना, मोल का अर्थ होता है पाइल या हीप। पाइल या हीप का मतलब होता है ढेर, पाइल या हीप का मतलब होता है ढेर, ठीक है। तो मोल का मतलब पाइल या ढेर, हीप होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं ढेर, मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की ऐसा यूनिट है, इसको मोल से लिखते हैं। अब इसको निकालने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी, तो आपको हम गिवन मास देंगे, गिवन मास। तो जो गिवन मास होगा उसको आपको लिखना है स्मॉल m में, और वो आपको दिया जाएगा ग्राम में। किसमें दिया जाएगा, ग्राम में। एक आपको मोलर मास मतलब मोलिकुलर मास, मोलर मास है उसको आपको कैपिटल M में, और उसके पीछे लगा जाएगा U। एक इसमें एक साइंटिस्ट है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल, अभी मैं बताऊंगा कि क्या होते हैं पार्टिकल्स, उसके लिए आपको लिखना है n। और एक होते हैं एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर। एक साइंटिस्ट थे एवोगाड्रो, ध्यान रखना मोल कॉन्सेप्ट दिया था ओस्टवॉल्ड ने, किसने दिया था, ओस्टवॉल्ड ने, एक साइंटिस्ट ने दिया था। एक एवोगाड्रो होते हैं जिन्होंने, जिसको ध्यान रखना n0 से लिखेंगे, n0 से। एवोगाड्रो जो नंबर है, ये एवोगाड्रो ने कहा था कि 1 मोल चाहे वाटर हो, 1 मोल चाहे कार्बन हो, 1 मोल चाहे नमक हो, NaCl हो, उनके अंदर जो पार्टिकल्स की संख्या रहती है, ये ध्यान रखना 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होती है। ये बात किसने कही थी, एंड्रे एवोगाड्रो ने कही थी। एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं इसको, n0 से अपन लिखते हैं, इसको n0 से अपन लिखते हैं। ये कुछ आपको अपने काम आएगी। गिवन मास स्मॉल m से लिखते हैं जो ग्राम में देगा आपको, मोलर मास कैपिटल M से लिखते हैं जिसमें U में आएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने तो पर n, और एवोगाड्रो नंबर ये फिक्स होता है। इसमें कहां चाहे 1 मोल वाटर हो, चाहे 1 मोल NaCl हो, चाहे 1 मोल शुगर हो, चाहे 1 मोल कुछ भी हो, उसके अंदर इतने कण होंगे पार्टिकल्स। पार्टिकल्स जानते हो, जैसे शक्कर है तो शक्कर के जो दाने क्या हो गए उसके पार्टिकल्स। जैसे आपकी बुक में और भी बता रखा है 1 मोल, जैसे ये आपको लिखना है, जैसे हाँ बता रखा है इसमें बुक में 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, जैसे कार्बन एटम का 1 मोल है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। तो 1 मोल कब होगा, जब कार्बन एटम को अपने को 12 ग्राम कार्बन दिया जाएगा, 12 ग्राम कार्बन होगा तो उसमें कितने मोल एटम होंगे, 1 मोल। और 1 मोल एटम होंगे तो उसके अंदर पार्टिकल कितने होंगे, 16.0 10 की पावर 23। नेक्स्ट ईयर का जैसे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो यहाँ क्या आएगा 1 ग्राम, क्योंकि हाइड्रोजन एटम का 1 ही होता है, मोलर मास 1 ही होता है, तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो यहाँ पर आप लिखोगे 6.022 इंटू 10 की पावर 20। जैसे एक में डिफरेंस कर देता हूँ, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस कर दिया मैंने, हाइड्रोजन गैस या मोलिक्यूल। अब हाइड्रोजन गैस का ध्यान रखना, आपको क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का होता है जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 2, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 2 ग्राम ऑफ, या सॉरी 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस जो अपने को देंगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। जो भी अपने को इसमें दे तो अपने को उसके अकॉर्डिंग लिखना है। जैसे अभी आगे अपने समझ में आ जाएगा इसमें क्वेश्चंस वगैरह, और मोल कॉन्सेप्ट का मैं आपको अलग से भी वीडियो भेज दूंगा, उससे आपको और अधिक समझ में आ जाएगा। रामगोपाल जी सर के द्वारा बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन देखो आप, जैसे देखा कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग, जैसे 52 ग्राम ऑफ हीलियम, 52 ग्राम ऑफ हीलियम। अब अपने को यहाँ ये ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था हीलियम, नियोन और आर्गन ये मोनो एटॉमिक गैसेज है, और कोई गैस कहीं बोले तो उसके पीछे 2 लगाना है, क्या लगाना है 2, लेकिन इसके पीछे नहीं लगाना क्योंकि ये अकेली रहना पसंद करती है। तो ये कह रहा है 52 ग्राम ऑफ हीलियम आपको दी गई है, तो इसके आपको मोल्स फाइंड करने हैं, मोल्स फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को n से लिखेंगे अपन, नंबर ऑफ मोल्स को, नंबर ऑफ मोल्स को अपन किससे लिखेंगे, n से लिखेंगे। तो n बराबर क्या होगा, गिवन मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब गिवन मास अपने को कितना दिया है 50,
2 ग्राम। मोलर मास कितना होता है हीलियम का, तो हीलियम का मोलर मास होता है 4, हीलियम का मोलर मास होता है 4, उस टेबल में दिया हुआ है। तो कितना हो गया 13 मोल हो गए इसके, कितने मोल हो गए 13 मोल। तो एक फॉर्मूला तो ये है, n का मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। अब मान लो यहाँ पर मोल आ गया अपने पास 13 मोल, और मान लो अपने को गिवन मास नहीं दिया होता, तब अपने क्या करते हैं, अपने पास नंबर ऑफ मोल्स है, अपने को पूछ लेता गिवन मास फाइंड करो, तब अपन क्या करते हैं गिवन मास का फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा। गिवन मास को किससे, स्मॉल m से, और मोलर मास को किससे, कैपिटल M से। मतलब फॉर्मूला क्या बना, n = m अपॉन कैपिटल M। तो अब अपन क्या करते हैं, गिवन मास का मतलब स्मॉल m फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू n इनटू m करते हैं। तो n कितने आए 13, m कितना होता है इसका 4, तो आंसर कितना आ गया 52 ग्राम। अगला क्वेश्चन है 12.044 into 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। तो देखो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैपिटल N से लिखा था, अवोगाड्रो नंबर को उससे लिखा था। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाना n अपॉन Na। तो n कितना है 12.044 into 10⁻23, और अवोगाड्रो नंबर बताया था कोई भी हो, चाहे 6.022 into 10⁻23। आपको जो भी दिया जाएगा वो कटने वाला दिया जाएगा, 2 से कट गया, किससे कट गया 2 से कट गया। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं 2 मोल्स होते हैं। 2 क्वेश्चन है इसमें, पहले में तो अपने को 52 ग्राम हीलियम दिया है, दूसरे में ये दिया है। ऐसे करके आप हर प्रकार का क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन और बता देता हूँ, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग, है ना, पेज नंबर 42 पे एग्जांपल 3.4 का क्वेश्चन है, ये देखो एक बार। जैसे आपको दिया पहला 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, 0.5 मोल ऑफ N2 गैस। मैंने कहा था हीनी, आर्गन, हीनी और आर्गन, इन 3 गैसों का अकेली होती है, बाकी सब गैसों के पीछे क्या लगा होता है 2, H2, N2, O2, Cl2, F2, ये ध्यान रखना। इसके अपने को दिया गया है और इसका क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है, मतलब गिवन मास। मोलर मास तो अपने को सबको पता रहता है, मोलर मास तो अपने को पता है, गिवन मास फाइंड करना है, मतलब स्मॉल m फाइंड करना है इसका। मोलर मास इसका अपने जानते हैं नाइट्रोजन का, देखो अकेली नाइट्रोजन का कितना होता है 14, और N2 का कितना हो जाएगा 28, तो ये कितना आ गया 28। नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल को अपन किससे लिखते हैं n से, तो कितना दे रखा है 0.5 मोल, 0.5 मोल। अब अपने क्या फाइंड करना है, तो गिवन मास, ठीक है। तो गिवन मास का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अपन ने निकाला था, गिवन मास का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखेंगे m = m into n। m क्या है यहाँ पे, मोलर मास 28, और मोल कितना है 0.14, तो कितना आया, सॉरी 0.5, कितना आया 14। तो गिवन मास कितना आया 14 ग्राम, आधा मोल है, आधे मोल का मतलब 14 ग्राम, 28 ग्राम नाइट्रोजन होती है तो 1 मोल होता, ठीक है। ऐसे आप अगला भी कर सकते हो, 0.5 मोल ऑफ n एटम। अब यहाँ पे एटम कर दिया, ध्यान रखना 0.5 मोल ऑफ, यहाँ N2 गैस थी, अगला मैं नीचे करके दिखा रहा हूँ आपको, मोल ऑफ n एटम, एटम कर दिया है। तो अपने को गिवन मास m फाइंड करना है, कैपिटल M। मोलर मास अपने को पता है n एटम का कितना होता है 14 लिखना है अपने को। फिर ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स n अपने को दे रखा है 0.5, और अपने को क्या निकालना है गिवन मास। तो ये फॉर्मूला लगा दो, m = m into n। m कितना है 14, और m कितना है 0.5, तो कितना जाएगा 7। तो देखो यहाँ एटम का भी करके देख लिया, गैस का भी करके देख लिया। ये आपके चैप्टर कंप्लीट है। आप मोल कंसेप्ट का वीडियो में अलग से और भेजूंगा आपको, रामगोपाल जी सर के द्वारा बनाया हुआ है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहें। और ये सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, इसके अंदर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और फॉर्मूले हैं, ये सभी बच्चों को बनाने आने चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।